परी शादी करके अपने ससुराल तो आ जाती है, पर उसे खाना बनाना ही नहीं आता था। और जब उसके ऊपर अपने ससुराल की जिम्मेदारी पड़ती है तो वो रसोई घर में जाकर अकेले में सोचने लगती है, भगवान जी कैसा परिवार मिल गया। माँ ने तो कहा था कि मेरी शादी अमीर घर में हो रही है, यहाँ के सारे काम नौकर करते हैं, पर यहाँ तो ससुराल में आते ही मुझे रसोई घर में फेंक दिया खाना बनाने के लिए। मुझे तो सिर्फ मुंह बनाना आता है, खाना कैसे बनाऊं। बेचारी परी किचन में बैठी बैठी सोच रही होती है, पर उसका दिमाग नहीं चलता और वो अपना फ़ोन निकाल कर यूट्यूब देखने लगती है। यूट्यूब पर वो कुछ खाने की चीज़ें देखती है, पर फिर भी उसे समझ में नहीं आता। अब से पहले उसने कभी किचन में पैर ही नहीं रखा था, पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जल्दी से अपने फ़ोन में ज़ोमैटो डाउनलोड कर लेती है। जब ज़ोमैटो हो साथ तो डरने की क्या बात। अरे आज के ज़माने में इतना सब कुछ बदल गया है। अब जब घर पर खाना पहुंचाने के लिए ज़ोमैटो है तो मैं क्यों खाना बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाऊं। वैसे भी मेरे ससुराल में पैसों की कमी थोड़ी ना है। अब परी अपने ससुराल वालों के लिए ज़ोमैटो से खाना ऑर्डर करती है और रात में जब सभी खाने के लिए बैठते हैं तो सभी खाना खाकर परी की खूब तारीफ़ें करते हैं। अरे वाह परी बेटा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी बहू इतनी गुणी है। तूने तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है। खाना खाकर तो मज़ा ही आ गया। आज का खाना तो ऐसा लग रहा है मानो जैसे किसी रेस्टोरेंट से मंगाया गया हो। नहीं नहीं पिताजी, ये रेस्टोरेंट का नहीं है, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, आप सबके लिए, वो भी बहुत प्यार से। हाँ बहू, मैं जानता हूँ, मैं तो बस तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहा था। तुम हलवाई से कम थोड़ी ना हो। तुमने तो रेस्टोरेंट के खाने को भी फेल कर दिया। परी बहू सबको पीछे तो छोड़ेगी ही ना, आखिर बहू है किसकी। परी के हाथों का खाना खाकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये देखकर परी को बहुत अच्छा लगता है और वो अब इसी तरह से ज़ोमैटो से खाना ऑर्डर करती और अपने ससुराल वालों को खिलाती रहती और खुद अपने लिए सबके खाने के बाद छुप छुप कर कभी वेज बिरयानी तो कभी सिंगापुर चाउमीन तो कभी मोमोज जैसी महंगी चीज़ें मंगा कर खा लेती। ऐसे ही एक दिन खाने का समय हो चुका था। सभी खाने के टेबल पर इंतज़ार कर रहे थे, पर अब तक ज़ोमैटो वाला नहीं आया था। ओह, ये ज़ोमैटो वाला अब तक पहुंचा क्यों नहीं? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। ये सब सोच सोच कर परी की हालत ख़राब हो रही थी। तभी ज़ोमैटो वाले का फ़ोन आता है। अरे भैया, आने में इतनी देर क्यों कर दी? वैसे अभी कहाँ हो आप? मैडम, मैं आपके घर के दरवाजे पर खड़ा हूँ, जल्दी से आकर अपना पार्सल ले जाओ। अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? जल्दी से घर के पीछे वाले दरवाजे पर मिलो, ये ज़ोमैटो वाला ना मेरी पोल खोल देगा। अब जल्दी से परी अपने घर के पीछे वाले दरवाजे पर जाकर पार्सल लेती है और घर वालों को खाना देती है। पर आज खाना थोड़ा कम पड़ जाता है, जिसे देखकर परी के माथे पर शिकन आ जाती है, जिस पर सीता कहती है, बहू आज तो खाना कम पड़ेगा, पर तू उदास क्यों होती है? ऐसा तो अक्सर हो जाता है, कभी कम तो कभी ज़्यादा खाना होता है, इसलिए तू ना जाकर थोड़ा सा और खाना बना ले, मैं और तू साथ में खा लेंगे। अरे सीता, बहू को क्यों तंग कर रही हो? थोड़ा सा खाना ही तो कम पड़ा है। बहू, अपने लिए बाहर से कुछ ऑर्डर कर लो। माँ जी, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अब ना मेरा बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। अगर ऐसी बात है तो ठीक है बहू, मैं अभी रघु से कह देती हूँ, वो तेरे लिए और अपने लिए बाहर से कुछ ऑर्डर कर ले। थैंक गॉड, बाल बाल बची। ऑनलाइन ऑर्डर खाने की बात सुनकर परी की जान में जान आती है। रात को कुछ देर बाद जब रघु घर आता है तो परी रघु से पैसे मांगती है। रघु जी, आज ना खाना कम पड़ गया, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैंने दोबारा नहीं बनाया। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं आपके और अपने लिए कुछ ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकूं, या तो फिर आज कहीं बाहर ही चलते हैं खाने के लिए। परी, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आज कहीं जाने के मूड में नहीं हूँ। तुम ऑनलाइन खाना ही ऑर्डर कर लो। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही तुम्हें कुछ पैसे दिए थे ना, उसी में से खाने के लिए ऑर्डर कर लो। पर मेरे पास पैसे नहीं है, वो सारे पैसे ख़त्म हो गए। खत्म हो गए? इतनी जल्दी? पर तुमने उन सभी पैसों का क्या किया परी, जो इतनी जल्दी खत्म हो गए? अब वो रघु जी, ओहो आप भी ना कितना हिसाब किताब लेते हैं मुझसे। पैसे ही तो थे, खत्म हो गए। अरे पैसा तो हाथ का मैल होता है, मैंने कोई फिजूल में थोड़ी ना खर्ची है। मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ करो ना। अच्छा ठीक है, अभी खाना ऑर्डर कर रहा हूँ।
परी रघु की बातों का कोई जवाब नहीं देती। उल्टा वो रघु से नाराज हो जाती है, जिस वजह से रघु इस बात पर आगे कोई सवाल जवाब नहीं करता। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर परी रघु से पैसे मांगती है। रघु जी मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ना, पैसे खत्म हो गए हैं। फिर से इतनी जल्दी पैसे खत्म हो गए? परी तुम पैसों का करती क्या हो? देखो पैसों की इतनी बर्बादी ठीक नहीं। अगर आज तुम पैसों की इज्जत करोगी तो कल पैसा तुम्हारी इज्जत करेगा। रघु जी, मैं पैसों की बर्बादी नहीं करती, मैं पैसों का बिल्कुल सही जगह इस्तेमाल करती हूँ। अब आप मेरे पति हैं, अगर मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? अब जल्दी से दीजिए ना पैसे। परी लड़ झगड़ कर रघु से पैसे ले लेती है और बेचारा रघु चाह कर भी परी को मना नहीं कर पाता। आखिर उसके पैसों पर परी का भी तो हक था। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सीता परी को जोमेटो से खाना मंगवाते हुए देख लेती है। बहू, तूने बाहर से खाना ऑर्डर किया है? तो बाहर से खाना ऑर्डर करके पैसे क्यों बर्बाद कर रही है? वो ना, मैंने बस आज ही बाहर का खाना ऑर्डर करवाया है। दरअसल ना आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए। खाना ना बनाने के चक्कर में मैंने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया। अरे बहू, अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे बता देती। देख, अभी आगे से कभी ऐसा हो ना तो मुझे बता देना। हाँ। सीता परी की बात पर विश्वास कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं और सीता देखती है कि रसोई घर का सारा सामान वैसा का वैसा ही रखा है और रसोई के डस्टबिन में कुछ कंटेनर रखे हैं। अब सीता को परी पर शक होता है और वो परी पर नज़र रखती है और बहुत जल्द सीता को पता चल जाता है कि उसकी बहू किस तरह से पैसे की बर्बादी कर रही है और बाहर का खाना उन सबको खिला रही है। परी बहू, तू पैसा बर्बाद बहू है, तुझे बस पैसा बर्बाद करने के लिए कह दो। अरे क्या ज़रूरत है जो रोज़ रोज़ बाहर का खाना ऑर्डर कर रही है? अगर तुझे खाना नहीं बनाना था तो मुझे कह देती। घर के कामों के लिए एक नौकर तो मैंने रखा हुआ था, एक और रख लेती या मैं खुद ही खाना बना लेती। तो अब मुझे समझ में आया कि तुम पैसे कहाँ लगा रही हो और क्यों तुम्हारे पैसे इतनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। आखिर तुम हमें रोज़ रोज़ इतना महंगा खाना जो खिला रही थी, बोलो परी, ऐसा क्यों किया तुमने? ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता और मुझे डर था कि अगर मेरे ससुराल वालों को पता चलता कि मुझे रसोई का कोई काम नहीं आता तो आप सब मुझसे नाराज़ हो जाते और पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचते। और रघु जी, क्या पता अब मुझे इतनी छोटी सी बात के लिए छोड़ देते, तो बस अपना इस झूठ छुपाने के लिए मैंने ये सब किया। परी का सच और उसका डर देखकर सीता और रघु चुप हो जाते हैं, जिसके बाद रघु और सीता उसे समझाते हैं और बहुत जल्द सीता परी को खाना बनाना भी सिखा देती है ताकि परी और पैसों की बर्बादी ना करे। शुरू से ही इमोशनल और सबको दिल से मानने वाली पारुल की शादी विवेक से होती है। क्या है यार, शादी के वक्त तो तुम दुबली हो गई थी, लेकिन शादी के 2 साल में ही फिर फूलकर गुप्पा हो गई हो। पारुल के साथ अब विवेक का व्यवहार बदल गया। सास ससुर भी बिना बात के ताने देते। अरे 2 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, निकल यहां से। विवेक का भी सहारा पारुल को नहीं मिलता है। लेकिन जिस विवेक से पारुल को तलाक के एवज में 18 लाख मिले होते हैं, वो पारुल एक दिन, इंस्पेक्टर साहब, मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। जी मैडम, क्या हुआ? चीटिंग, एक लड़के ने मेरे 6 लाख रुपए लूटे हैं। पुलिस वाला पारुल को ऊपर से नीचे तक देखता है। मामला क्या है, विस्तार से बताइए। पारुल फिर जो बताना शुरू करती है, उसके बाद इंसानियत से भरोसा उठना लाजमी है। मेरे पति ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। शादी के 3 साल में ही मेरा तलाक हो गया। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनसे एक भी पैसा लूं, लेकिन वकील और मेरे माता पिता ने उनसे 18 लाख की रकम ली। फिर क्या हुआ? क्या वो पैसे उसने वापस ले लिए? नहीं, उन्होंने तो उसके बाद मुझसे कभी कांटेक्ट भी नहीं किया। फिर? किसी डेटिंग साइट से मुझे आनंद नाम का एक लड़का मिला। उसके साथ मुझे लगा कि मैं दोबारा जिंदगी बना सकती हूँ। वो मेरी केयर करता, मेरी छोटी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखता और मेरा साथ देता। अच्छा, क्या उसने तुम्हें शादी करने का झांसा दिया था? हाँ, वो भी तलाकशुदा था।
पहले तो उसने मुझसे कहा कि उसकी एक बेटी है, लेकिन फिर पता चला कि उसकी एक नहीं 2 बेटियां हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली के एक आम इलाके में वो बीवी और बच्चियों के साथ ही रहता है। तो आपसे इमोशनली फ्रॉड कर उसने पैसे ऐंठे। जी, अब मेरे पास कुछ नहीं है, ना पैसे ना वो। मैं बस किसी भी हालत में अपने पैसे वापस चाहती हूँ, जो मेरे बुरे वक्त में मेरे काम आ सकते हैं। ठीक है। पुलिस आनंद को पुलिस स्टेशन बुलाकर सारी पूछताछ करती है, लेकिन आनंद पुलिस वालों को ये यकीन दिला देता है कि पारुल ने उसे कोई पैसे दिए ही नहीं, बल्कि वो तो उस पर बीवी को छोड़ने का दबाव बना रही थी और ना मानने पर पारुल ने ये झूठा केस डाला है। क्या मैडम, फोकट में पुलिस का वक्त खराब कर रही हैं? कोई शादीशुदा क्यों अपनी बीवी छोड़ेगा? अब आपकी शादी टूटी तो मतलब सबकी तो नहीं टूट सकती ना। पारुल को पुलिस वाले के मुंह से ये बात सुनकर हैरानी होती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपनी सहेली झनक, जो कि वकील थी, उससे कांटेक्ट करती है। झनक, मैं क्या करूं? मैं कैसे पुलिस को यकीन दिलाऊं कि आनंद ने मेरे साथ ना सिर्फ शारीरिक और मानसिक चीट किया है, बल्कि आर्थिक तौर पर भी वो मुझे खाली कर गया है। अब वक्त झनक का था। देख पारुल, ऐसे तो किसी को भी बिना सोचे समझे पैसे नहीं देने चाहिए, लेकिन अब जब तूने ये कदम उठा ही लिया है, मुझे ये बता, तूने कब कब पैसे दिए और कितने? क्या कहीं कोई सबूत है? पारुल कुछ सोचती है। 3 बार तो बैंक में ट्रांसफर और 2 बार गूगल पे। क्या इन सब के रिकॉर्ड मिल जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं बैंक से सब निकाल लाऊंगी। अगले दिन पारुल सारी स्टेटमेंट झनक के सामने रखती है और वो व्हाट्सएप की चैट भी दिखाती है, जिसमें कई बार आनंद ने ये बात कबूली थी कि वो उसके पूरे 6 लाख जल्द ही देगा। झनक अब पूरा केस लेकर पुलिस के पास जाती है और मामले को क्राइम एक्ट के तहत पूरे सबूत के साथ दर्ज करा आनंद की गिरफ्तारी की मांग करती है। पुलिस आनंद को लेने जैसे ही उसके घर जाता है, उसका सारा मामला बीवी और बच्चों के सामने खुल जाता है। पुलिस स्टेशन में पारुल को देखकर आनंद भड़क जाता है। ओह, तो बहुत होशियार बन रही हो तुम। ये झनक है ना तुम्हारी बचपन की सहेली? बताऊं सबको तुम्हारे बारे में? सब है मेरे पास, वो फोटो, वो वीडियो, तेरे भाई का नंबर भी है। 6 लाख क्या, अब 1 रुपया भी निकाल कर दिखा दे। वो पुलिस स्टेशन में जोर जोर से चिल्ला रहा था कि तभी पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है। क्यों चिल्ला रहा है? अब तो सारे सबूत है तेरे खिलाफ। ऊपर से यहां चिल्ला चिल्ला कर तूने खुद को तो गड्ढे में धकेल दिया है। जल्दी बता, लड़की के पैसे लौट आता है या फिर? आनंद डर जाता है। तभी उसकी बीवी और बच्चे पुलिस स्टेशन में आकर पारुल के पैसों का बैग देते हैं। मेरे पति को माफ कर दीजिए, प्लीज उन्हें पुलिस से बचा लीजिए, मेरे छोटे बच्चे हैं, ये कैसे रहेंगे? होता भी यही है। पारुल केस वापस ले लेती है, लेकिन उस सबक के साथ कि इमोशनल होकर किसी को भी अपना पैसा नहीं देना चाहिए। झूठ बोलकर रिश्ते कभी ना बनते हैं और ना ही निभते हैं।